किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं नीता सिंह। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको कोरोना काल में आत्मनिर्भरता के नए अवसरों की जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। खरीफ के लिए 30.7 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य। खरीफ सम्मेलन 2021 का आयोजन। कोरोना के कारण वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ सम्मेलन। कृषि मंत्री ने किसानों की मेहनत को सराहा। जैविक खेती का रकबा बढ़ाने पर दिया जोर। राज्यों के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नई दिल्ली में शुक्रवार को राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियां होने के बावजूद कृषि क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग ने 30 अप्रैल 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय खरीफ सम्मेलन 2021 का आयोजन किया। जानकारी के लिए बता दें कि ये कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। खरीफ सम्मेलन में राज्यों ने भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि लॉकडाउन अवधि के दौरान दी गई छूट से किसानों को बिना किसी बाधा के कृषि कार्य करने की सुविधा मिली है। सम्मेलन के दौरान विचार विमर्श से महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने, कृषि आदानों का मूल्यांकन और आवश्यकता एवं उनकी स्थिति का पता लगाने में सहायता हुई, जिससे महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सम्मेलन से देश में खाद्य उत्पादन के वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप और कार्य नीति विकसित करने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। खरीफ कॉन्फ्रेंस प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी संपन्न हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्यों ने अपनी अपनी बात रखी है। कृषि के क्षेत्र में जो उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 307 मिलियन टन, तो मैं समझता हूँ कि ये लक्ष्य आप सब लोगों के सामने है। इस लक्ष्य को हम सब लोग मिलकर प्रयत्नपूर्वक प्राप्त करें, ऐसी मेरी आप सब से अपेक्षा है। मुझे प्रसन्नता है कि कृषि का क्षेत्र हमारे देश का प्रमुख क्षेत्र है। यह क्षेत्र बड़ी आबादी को भी कवर करता है, बड़ी आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है और हमारी यह अर्थव्यवस्था गांव की और कृषि की ये इतनी मजबूत है कि इस मजबूत अर्थव्यवस्था के सहारे हम अनेक प्रतिकूलताओं से जूझते रहते हैं और उससे बाहर निकलते रहते हैं। जब जब भी प्रतिकूल परिस्थितियां आई तो कृषि के क्षेत्र ने, कृषि हितैषी नीतियों ने, राज्य सरकारों के प्रयत्न ने और किसानों के परिश्रम ने अनेक बार अपनी प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। ऐसी परिस्थिति में पिछले बार भी हम निकले और आज भी हम निकल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कृषि के क्षेत्र का जीडीपी में योगदान इस प्रतिकूलता के बावजूद भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को, राज्य सरकारों को और किसानों को अपनी तरफ से निश्चित रूप से बधाई देना चाहता हूँ। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की ये जिम्मेवारी है कि राज्यों को कृषि के क्षेत्र में आ रही तकलीफ़ों को, समस्याओं को निराकरण करे और उनको कोई परेशानी नहीं आए, यह सुनिश्चित करे। फर्टिलाइज़र हो, सीड्स हो, पेस्टिसाइड हो, अन्य प्रकार की योजनाओं से मिलने वाला राज्यों को लाभ हो, वह उस दिशा में
लगातार कृषि मंत्रालय काम करता रहता है और इस बार भी मैं राज्य सरकारों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं आएगी। भारत सरकार पूरे मनोयोग के साथ राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों का प्रयत्न लक्ष्यों को भी हासिल करेगा और कृषि के क्षेत्र को और प्रासंगिक बनाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं समझता हूँ इस दिशा में भारत सरकार भी प्रयत्न कर रही है, चिंता कर रही है और आप सब लोगों के साथ मिलकर काम कर रही है। तिलहन की जो अभाव है उसको पूर्त करने की दिशा में निश्चित रूप से हम सब लोगों को थोड़ा मिशन मोड पर काम करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि आने वाले कल में जो परिस्थितियां हैं, जिस प्रकार के कार्यक्रम हैं, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो तिलहन के अभाव से भी हम उबर सकते हैं और अगर हम उबर पाए तो निश्चित रूप से देश का बहुत भला होगा और हमारी जो आज उस मामले में आत्मनिर्भरता नहीं है, हम आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि से इस काम को भी पूरा करने में सफल हो पाएंगे। श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि मिलजुल कर काम करेंगे तो दलहन और तिलहन के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। पिछले दिनों सभी किसानों ने मिलकर, राज्य सरकारों ने मिलकर दलहन पर काफ़ी काम किया और उसके परिणाम भी परिलक्षित हुए, लेकिन इस पर भी अभी काम करना हम सब लोगों को निश्चित रूप से और शेष है और उस दिशा में आप सब लोग योजना भी बना रहे होंगे और उस दिशा में आगे भी बढ़ रहे होंगे। जैविक खेती का रकबा बढ़ाने पर जोर देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों को पहचान करनी चाहिए कौन कौन से हिस्सों को जैविक खेती में तब्दील कर सकते हैं और किसानों को समय पर मार्केट उपलब्ध करा सकते हैं। मुख्य रूप से जैविक खेती का विषय और जीरो बजट खेती का विषय हम सब लोगों के सामने रहता है। अभी लद्दाख की बात आ रही थी, लद्दाख पूरा ऑर्गेनिक है, सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट हो गया है और सभी राज्यों में ऑर्गेनिक का रकबा बढ़ाने का प्रयत्न चल रहा है। मैंने पिछले बार भी यह कहा था और हमारा केंद्र सरकार का मंत्रालय निश्चित रूप से इस दिशा में काम कर भी रहा है कि हम लोगों को राज्य में पहचान करना चाहिए कि हमारे राज्य के कौन कौन से हिस्से अभी ऐसे बचे हैं जो पूरी तरह ऑर्गेनिक हैं, जहाँ फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं हुआ है। उनको चिन्हित करके और केंद्र सरकार से समन्वय करके और उन क्षेत्रों को ऑर्गेनिक घोषित भी करना चाहिए। उन क्षेत्रों में ऑर्गेनिक रकबा बढ़े और उन क्षेत्रों के लोग जो उत्पादन करें उसको हम समय के अंदर मार्केट उपलब्ध करा सकें और वो किसान फ़ायदा ले सके और हमारा ऑर्गेनिक रकबा भी बढ़ सके। इस दिशा में भी मुझे लगता है कि राज्य सरकारों को थोड़ा चिंता से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे हमारे जो कृषि है वो दो मुख्य सीज़न में जो है इसकी खेती होती है। एक हम लोग सीज़न जिसको रबी का सीज़न कहते हैं, दूसरा खरीफ का सीज़न कहते हैं। इन दोनों के बीच का भी एक सीज़न होता है जिसको समर सीज़न भी बोला जाता है। तो ये जो हमारे 3 सीज़न हैं मुख्य रूप से इसकी खेती का जो प्लानिंग है पूरे भारतवर्ष में की जाती है कि अब खरीफ का सीज़न जैसे शुरू हो रहा है, क्योंकि मानसून आ जाएगा 1 जून के बाद से, कभी भी जैसे मानसून आएगा तो उसके बाद से खेती की क्रियाएँ जो है शुरू हो जाएंगी। तो खरीफ सीज़न अपने आप में बड़ा अहम स्थान रखता है और इसमें लगभग 151 मिलियन टन का जो उत्पादन है वो हमारे खाद्यान्न में केवल खरीफ सीज़न से आता है। तो खरीफ सीज़न का अहमियत अपने आप में इसलिए ज़्यादा हो जाती है जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा को और पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। और इसकी जो मुख्य फसलें जो इस सीज़न में आती हैं, जो आप देखेंगे क्योंकि ये वर्षा आधारित खेती होती है, इसमें जहाँ पर पानी है
और जल है वहाँ पर तो जो है राइस की खेती होती है, चावल की खेती हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल वर्षा आधारित खेती होती है, जहाँ पानी की कमी है, जो वर्षा का आधारित जल है उसी को प्रयोग करते हैं, या जो सीमित साधन होते हैं जल के, तो उसके वहाँ पर उस क्षेत्रों में जो है पल्सिस जो है जिसमें दालों की खेती और तिलहनी फसलों की खेती और साथ साथ जो न्यूट्री सीरियल है जिनको हम ये कहेंगे कि मोटे अनाज कुछ हैं जिनमें कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनको जो है उसमें प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक रूप से जो ये खरीफ वर्कशॉप है इसमें हम लोग जितनी भी हमारी ये फसलें हैं इनका एक क्रॉप प्लान डिसाइड किया जाता है और एक एक्शन प्लान डिसाइड किया जाता है कि जो हमने लक्ष्य निर्धारित करे हैं उन लक्ष्यों को जो है राज्य सरकारें कैसे प्राप्त करेंगी। तो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और अहम मुद्दा आता है कि हम नई तकनीक को कैसे प्रयोग करें, कि नई तकनीक जो है वो किसानों तक पहुँचे, लेकिन नई तकनीक के साथ साथ जो साथ में अहम स्थान रखता है वो होता है हमारा इनपुट सिस्टम। हम लोग इनपुट को जो है एक तरह का एश्योर करते हैं, जो हमारे आदान है, चाहे वो बीज है, चाहे खाद है, चाहे वो जितने भी पेस्टिसाइड है, साथ साथ में मशीनरी को भी हम लोग जो है आदान में मान करके चलते हैं। इन सभी आदानों को सुनिश्चित करें कि ब्लॉक लेवल पर, गांव के स्तर पर जो है वो सभी जगह पर पहुंचे और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। तो इस प्रकार की जो प्लानिंग है हम राज्य सरकारों से मिल करके बैठ करके इस खरीफ वर्कशॉप में हम लोग चर्चा करते हैं और जितने भी जो हमारे एक्शन प्लान है उसको आगे तक ले जाते हैं। और जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जो हमारे आदान है उनको सुनिश्चित किया जाता है और राज्य सरकारों के पास अगर कोई भी समस्या है तो वो अपनी समस्याओं को इस समय बताते हैं। जैसे कुछ राज्यों ने कुछ मुद्दा उठाया कि हमारे पास जो है एक तरह से मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे उर्वरक हैं कहीं वो कमी पेशी महसूस कर रहे थे, तो उसको हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइज़र से मिल करके उसका समस्या का निदान जो है वहीं साथ साथ कर दिया। कुछ राज्यों को जैसे बीज की उपलब्धता की कमी आ रही थी, जहाँ कहीं सोयाबीन की बात थी और मक्के की बीज की कमी की बात आ रही थी, तो उसको भी कमी पूर्ति करने के लिए जो है साधन और जो उपाय हैं वो जो है हम लोगों ने उसमें सुझाव दिए। तो आज हम लोगों ने 28 राज्यों और जितने भी हमारे यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके साथ हम लोगों ने मिल करके चर्चा की और जितने भी उनकी तरफ से जो फीडबैक आया उनको सॉल्यूशन जो है वहीं पर प्रोवाइड किया गया। वहाँ पर सीनियर अधिकारी जितने भी थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पिछले वर्ष जो हमारा उत्पादन हुआ था वो 303 मिलियन टन का था। और इस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए, क्योंकि जो अभी IMD का भी एक आकलन आया है कि मौसम कैसा रहेगा मॉनसून के सीज़न में, तो मॉनसून का जो सीज़न है वो इस बार अच्छा रहने वाला है। और मौसम विभाग ने जो इसका आकलन किया है करीब 98%, 98% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज है उसके बेस पर वर्षा होने वाली है। और इस वर्षा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी लगभग जो है सामान्य रहेगा पूरे भारतवर्ष में। और इस परिस्थिति का हमें भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ये मैसेज हम लोगों ने आज राज्य सरकारों को दिया है। और इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए हमें जो हमारा जो मैं एक ये कहूँगा कि जो फूड बास्केट है पूरे देश की, उस बास्केट में जो है पूरा भरपूर योगदान रहे और उसका लाभ लें, जिससे कि उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े और देश में खुशहाली रहे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक नई किस्म तैयार की है। आइए देखते हैं क्या खासियत है उसकी इस रिपोर्ट में।
2019 के दौरान भारत में 9 करोड़ टन सोयाबीन की उपज हुई थी। भारत दुनिया के प्रमुख सोयाबीन उत्पादक देशों में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ज्यादा उपज देने वाली MACS 1407 किस्म इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार हो सकती है। इसी दिशा में काम करते हुए पुणे स्थित आघारकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से सोयाबीन की नई किस्म तैयार की है। आघारकर संस्थान भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है। वैज्ञानिकों ने MACS 1407 किस्म को तैयार करने में पारंपरिक क्रॉस ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग किया है। ये किस्म 1 हेक्टेयर में 39 क्विंटल तक की पैदावार देने में सक्षम है। इसके अलावा ये गर्डल बीटल, लीफ माइनर, पत्ती लपेटक, तना छेदक, माहू, सफेद मक्खी और डिफोलिएटर जैसे कीट पतंगों से भी सुरक्षित है। इसका तना मोटा है और जमीन से 7 सेंटीमीटर ऊपर फली सम्मिलन होता है। इससे फली बिखरने की समस्या नहीं आती और मशीन से भी इसे आसानी से काटा जा सकता है। खास तौर से ये पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए भी उपयुक्त है। नई किस्म के लिए हुए अनुसंधान का नेतृत्व करने वाले ARI के वैज्ञानिक संतोष जयभाई का कहना है कि MACS 1407 ने सोयाबीन की अब तक की सबसे अच्छी किस्म की तुलना में 17% ज्यादा उपज दी है। इस किस्म की बुआई का सही समय 20 जून से 5 जुलाई के बीच है। यही वजह है कि ये मॉनसून की अनिश्चितताओं से भी बची रहती है। बुआई के 43 दिन बाद इस किस्म में 50% फूल निकल आते हैं। इसे परिपक्व होने में 104 दिन लगते हैं। इसमें सफेद रंग के फूल, पीले रंग के बीज और काले हालम होते हैं। इसके बीजों में 19.81% तेल की मात्रा और 41% प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसमें अंकुरण क्षमता भी बहुत अच्छी है। इन तमाम विशेषताओं की वजह से ही इसे बीज उत्पादन और खेती के लिए कानूनी रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुदनी मध्य प्रदेश में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया गया। सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुदनी मध्य प्रदेश ने संस्थान में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का परीक्षण किया है। संस्थान ने शुरू में गोपनीय परीक्षण के तहत एक इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के लिए आवेदन प्राप्त किया। तदनुसार संस्थान ने ट्रैक्टर का परीक्षण किया और फरवरी 2021 में ड्राफ्ट टेस्ट रिपोर्ट जारी की। ड्राफ्ट टेस्ट रिपोर्ट जारी होने के बाद निर्माता ने परीक्षण की प्रकृति को गोपनीय से वाणिज्यिक में बदलने का अनुरोध किया और सक्षम प्राधिकरण ने विनिर्माता के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। तदनुसार टेस्ट रिपोर्ट को वाणिज्यिक परीक्षण रिपोर्ट के रूप में जारी किया गया था। इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर अन्य प्रकार के ट्रैक्टरों की तुलना में पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होगा। संस्थान ने CMVR जांच प्रयोगशाला के लिए 30 मार्च 2021 को NABL मान्यता प्रमाण पत्र हासिल किया। मान्यता दिया जाना तीसरे पक्ष की तरफ से किया जाना सत्यापन है, जो एक अनुरूपता मूल्यांकन निकाय से संबंधित है।
जो विशिष्ट अनुरूपता मूल्यांकन कार्यों को करने के लिए अपनी क्षमता का औपचारिक प्रदर्शन बताता है। अनुरूपता मूल्यांकन निकाय CAB एक निकाय है जिसमें चिकित्सा प्रयोगशाला, अंशांकन प्रयोगशाला, प्रवीणता परीक्षण प्रदाता, प्रमाणित संदर्भ सामग्री निर्माता सहित परीक्षण शामिल है। भारत सरकार की व्यापार और उद्योग नीतियों के उदारीकरण ने घरेलू व्यापार में गुणवत्ता चेतना पैदा की है और निर्यात पर ज्यादा जोर दिया है। परिणाम के रूप में परीक्षण केंद्रों और प्रयोगशालाओं को सक्षमता से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य स्तर पर संचालित करना पड़ता है। प्रयोगशाला मान्यता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक आधिकारिक निकाय विशिष्ट परीक्षण व माप के लिए तकनीकी योग्यता की औपचारिक मान्यता देता है, जो तीसरे पक्ष के मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर होता है। इसी तरह प्रवीणता परीक्षण प्रदाता मान्यता से उन संगठनों के लिए योग्यता की औपचारिक मान्यता मिलती है जो प्रवीणता परीक्षण प्रदान करते हैं। वहीं संदर्भ सामग्री निर्माता मान्यता से तीसरे पक्ष के मूल्यांकन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर संदर्भ सामग्री के उत्पादन को पूरा करने के लिए क्षमता की औपचारिक मान्यता मिलती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कोरोना काल में किसानों के लिए विशेष सलाह जारी की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसान फसल भी काटेंगे और फिर उसे बाजार भी लेकर जाएंगे। ये ऐसे काम है जिन्हें कोरोना संकट के बीच भी टाला नहीं जा सकता। किसानों का काम भी चलता रहे और बीमारी का फैलाव भी ना हो, इसके लिए कई तरह की सावधानियां अन्नदाता को अपनानी होंगी, जैसे बार बार साबुन से हाथ धोना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, चेहरे पर मास्क लगाना, औजारों और मशीनों की साफ सफाई का ख्याल रखना, यानी मशीनों को सैनिटाइज करते रहे। इसी तरह परिवहन वाहनों, जूट बोरों या दूसरे पैकेजिंग सामान को भी इस्तेमाल से पहले सैनिटाइज करें। बेहतर होगा कि ज्यादातर काम मशीनों से किया जाए और मशीन के पास केवल आवश्यक संख्या में ही मजदूरों को जाने दिया जाए। जिन हिस्सों में कटाई या चुनाई का काम हाथों से हो रहा है, वहां 4 से 5 फीट की पट्टियों में काम करें। इससे मजदूरों के बीच दूरी बनाने में मदद मिलेगी। जहां तक संभव हो, कृषि कार्य समय अंतराल पर करें ताकि बहुत ज्यादा मजदूर इकट्ठा ना हो। काम पर जाने पहचाने लोगों को ही लगाए और उनसे भी जरूरी पूछताछ कर ले ताकि संदिग्ध या विषाणु वाहक शख्स से बचा जा सके। कटाई के बाद फसल का संग्रहण 3 से 4 फीट की दूरी पर छोटी छोटी ढेरियों में किया जा सकता है। साथ ही खेत के स्तर पर प्रसंस्करण के दौरान प्रति ढेरी 1 से 2 व्यक्तियों दिया जाना चाहिए। गेहूं, मक्का और मूंगफली के लिए उपयोग में लाए जाने वाले थ्रेशर की भी उचित साफ सफाई करें। मशीनों के जिन हिस्सों को बार बार हाथ से छूने की जरूरत पड़ती हो, उन्हें साबुन से धोते रहें। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कुछ और उपयोगी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।